हेलो एवरीवन। आज हम अपनी बुक BHDLA 137 जो कि हमारे किस नाम से हैं, हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल नाम से हमारी बुक है। आज हम इसकी इकाई नंबर 5 करेंगे जिसका क्या नाम है, भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इकाई नंबर 5 है। इसका क्या नाम है, भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचार और अनुभूति का संप्रेषण होता है। मतलब कि हम अपने विचारों को दूसरों के साथ बांट सकते हैं भाषा के माध्यम से ही। समाज में व्यक्ति और व्यक्ति का और व्यक्ति और समाज के बीच जो आदान प्रदान होता है उसका साधन क्या होता है, भाषा होती है। तो भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति से बात कर सकता है या एक व्यक्ति किसी भी समाज से बात कर सकता है। किसके थ्रू? भाषा के थ्रू। जो भाषा है वो संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। देखिए कैसे। मनुष्य के बीच किसी भी वस्तु के विषय में अपने विचारों, इच्छाओं और मंतव्य के आदान प्रदान हेतु सार्थक और कर्मिक व्यवस्था के रूप में व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है वही भाषा है। ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल दे रखा है, बहुत इजी है। आपको पता है कि भाषा क्या होती है और भाषा हमारे संप्रेषण का कैसे एक माध्यम है। ये बहुत इजी है, इसको आप आराम से लिख सकते हो। भाषा के विभिन्न रूप, कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, अब हम इसके बारे में देखेंगे। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ, ये चारों क्या हैं? ये चारों भाषा के प्रमुख अंग हैं। ये चारों क्या हैं? भाषा के प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? ध्वनि, साउंड इट मीन्स, शब्द वर्ड, वाक्य सेंटेंस और अर्थ मतलब मीनिंग। ये चारों मिलकर हमारे भाषा के एक अंग हैं जो मिलकर हमारी भाषा को बनाते हैं। इन्हीं अंगों के आधार पर भाषा का रूप स्थायित्व पाता है। मतलब कि जो भाषा का जो रूप है, जो उसका ढांचा है, वही बनता है इन्हीं अंगों का यूज़ करके। जैसे कि हम यदि किसी भाषा को हम लिखते हैं तो उससे पहले तो हम ध्वनि चाहिए, फिर शब्द चाहिए, फिर वाक्य बनता है, फिर उसका अर्थ बन जाता है। मतलब कि यदि किसी भी भाषा को एक रूप लेना है तो वो इन अंगों के माध्यम से ही हो पाएगा, इसके अलावा नहीं हो पाएगा। भाषा का यही रूप आगे चलकर हमारे सामने दो रूपों में आता है। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा लिख रखा है आंगिक भाषा, जो कि हमारे सवाल सिलेबस में है, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। सबसे फर्स्ट क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा में प्रसाद, ओज और माधुर्य 3 गुण पाए जाते हैं। मतलब कि जो हम लिखित भाषा लिखते हैं उसमें ये वाले 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रसाद, ओज और माधुर्य, ये 3 गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले है प्रसाद गुण। क्या होता है? प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, मतलब कि खुशी। सरल, सहज व भावव्यंजक शब्दावली का प्रयोग होने पर गुण होता है। मतलब कि ये गुण कब होता है? जब हम सरल, सहज और भावपूर्ण शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रसाद गुण हमने यूज़ किया है लिखित भाषा के टाइम पे। सेकंड वन इज ओज का शाब्दिक अर्थ क्या है? तेज, जो कि तेजस्ता। साहित्य में जिस शब्दावली को पढ़ने से मन में उत्साह, उत्तेजना या ओज उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहते हैं। मतलब कि जिसे पढ़ के मन में उत्साह जागे, उमंग जागे, ऐसे मतलब कि जैसे वीर काव्य में अकॉर्डिंग उसमें ओज गुण बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वीर काव्य में, क्योंकि जहाँ पे उसको पढ़ के उत्तेजना जागे कि हम भी अपने देश के प्रति कुछ कर मिटे हैं, इस टाइप से ये होता है हमारे अंदर, ये कोई भावना जगा देता है, इमोशंस। नंबर थर्ड इज माधुर्य। जो माधुर्य होता है ये क्या होता है देखेंगे हम इसको। माधुर्य का अर्थ है मिठास। माधुर्य का क्या अर्थ है? मिठास। माधुर्य युक्त रचना मन में आनंद का भाव उत्पन्न कर पाठक के मन को द्रवित कर देता है। तो जो माधुर्य गुण होता है, जो पढ़ने वाला रीडर है उसको बहुत ही अच्छा फील होता है, उसको बहुत ही आनंद मिलता है, उसको बहुत ही मिठास मिल जाती है। नंबर सेकंड क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा आपको पता ही है, जो हम ओरली बोलते हैं। भाषा के उच्चारित रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब जिसको हम बोलते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं, उसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं।
इसमें व्याकरण का बंधन कठिन नहीं होता, अपितु बोलते समय वक्ता काफ़ी छूट ले लेता है। मतलब कि जब ओरली हम बोलते हैं, हमको उच्चारण करके किसी से बातें करते हैं मौखिक रूप में, तो इसमें व्याकरण का, ग्रामर का यहाँ पे कोई भी बंधन नहीं होता। और जो बोलने वाला होता है वो फ्री माइंड से बोलता है। तो आगे देखते हैं अब हम। इस प्रकार भाषा के दो रूप प्राप्त होते हैं। भाषा के कितने रूप हुए? दो रूप हुए। कौन सा? नंबर फर्स्ट इज स्थायी एवं सूक्ष्म रूप, नंबर सेकंड अस्थायी एवं स्थूल रूप। तो सबसे फर्स्ट है स्थायी रूप। स्थायी रूप भाषा एवं बोली कहलाता है। मतलब जो स्थायी रूप है भाषा का वो क्या है? वो बोली है। भाषा की सत्ता सूक्ष्म और भावपरक है। मतलब भाषा कैसी होती है? सूक्ष्म होती है और भाव वाली होती है। भाषा स्थायी है कि भाषा क्या है? भाषा स्थायी होती है। तो जो कह दिया, जो हमने लिख दिया, तो मतलब वो है, तो इट मीन्स कि वो स्थायी है, वो कॉन्स्टेंट है। जबकि अस्थायी रूप वाणी कहलाता है या वाक कहलाता है। तो जो हमने बोला वो वाणी। वाक की सत्ता स्थूल और भौतिक होती है। मतलब कि सूक्ष्म नहीं होता, ये स्थूल होता है। और जो वाक होता है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। सॉरी। नंबर थर्ड इज आंगिक भाषा। आंगिक भाषा क्या होती है? वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। आंगिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आंगिक भाषा है। मनोभावों को शब्दों के साथ साथ शारीरिक चेष्टाओं से भी व्यक्त किया जाता है। मतलब कि जरूरी नहीं कि हम हमेशा वर्ड्स का यूज़ कर कर ही हम अपनी बात को दूसरे के सामने रखें या बोलें। इसके अलावा भी हमारी शारीरिक, मतलब फिजिकल हमारी चेष्टाएं, हमारे भाव दिख जाते हैं। जैसे कि अधिक क्रोध की स्थिति में आंखें लाल हो जाना। मतलब कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमको गुस्सा आया है, कोई हमारे फेस को देख कर ही बता देगा कि हाँ इसको गुस्सा आ रखा है। मतलब यहाँ पे हमने कुछ बोल के कुछ नहीं बताया अगले को, बल्कि उन्होंने हमारी शारीरिक चेष्टा को देख कर ही अंदाज़ा लगा लिया है। अब हम आगे देखते हैं भाषा के उपयोग, कि भाषा के क्या क्या उपयोग होते हैं। भाषा के कई उपयोग होते हैं। सबको पता ही है, सूचित करना। यदि हमको किसी को कोई बात बोलनी होती है तो हम उसको सूचित करते हैं भाषा के थ्रू। नंबर सेकंड इज़ आग्रह करना। यदि हमको किसी से कुछ काम होता है, यदि हमको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, आग्रह करना होता है, तो भी हम यहाँ भाषा का यूज़ करके बोलते हैं उसको। नंबर थर्ड इज़ मनोरंजन करना। यदि हमको मनोरंजन करना है तो भी हम भाषा के रूप का हम यूज़ करते हैं। संबंध विच्छेद करना। यदि हमको किसी के साथ संबंध बनाने हैं या किसी के साथ हमको संबंध विच्छेद करने, विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो उसके लिए भी हमको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। नंबर फिफ्थ इज़ पूरक के रूप में कार्य करना। भाषा एक पूरक रूप में कार्य करती है। यही हमारे समाज को या हमें पूरा करती है। बिना भाषा के हमारा अस्तित्व नहीं है, इस समाज का अस्तित्व नहीं है। नंबर सिक्स इज़ छिपाना। कि हमको किसी से कुछ छिपाना होता है तो हम उसको रिटर्न फॉर्म में लिख के हम उसको स्टोर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, उसको हम छिपा सकते हैं। हम आगे देखते हैं भाषा का व्यवहारिक पक्ष, कि भाषा का जो पक्ष होता है वो व्यवहारिक पक्ष कौन सा है, क्या है। भाषा व्यवहार के 6 रूप हैं। तो भाषा के इतने रूप हैं, 6 रूपों के बारे में हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट इज़ भाषा का उपयोग कौन करता है, कि भाषा का उपयोग कर कौन रहा है, कौन भाषा बोल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले पक्ष ये होता है। नंबर सेकंड इज़ भाषा का उपयोग किससे कर रहे हैं और उसकी स्थिति क्या है, मतलब कि हम किससे बोल रहे हैं। नंबर थर्ड इज़ क्या कहा जा रहा है, विषय क्या है, मतलब कि किस टॉपिक पे बोला जा रहा है। नंबर फोर्थ इज़ कहने का उद्देश्य क्या है, कि मोटिव क्या है ये चीज़ कहने का। नंबर फिफ्थ इज़ कहने सुनने वाले की स्थिति क्या है, कि जो कह रहा है और जो सुन रहा है, मतलब वक्ता और श्रोता दोनों की स्थिति क्या है। कहने सुनने के लिए दोनों के पास कितना समय है, मतलब कि जो प्रोसेस हो रही है कहने सुनने की, या फिर जो हमारी ये प्रोसेस है और ये है जिसे हम मौखिक यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितना समय लग रहा है, क्या टाइमिंग रहेगी उस चीज़ की। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा जो ये मेरे प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स और आते हैं, जैसे कि वक्ता, कि बोलने वाला कौन है भाषा में। सबसे पहले हम ये देखते हैं वक्ता मतलब बोलने वाला। भाषा का रूप, रंग, आकार, प्रकार बहुत कुछ उसके उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। मतलब जो भाषा का यूज़ कर रहा है, जो वक्ता है, उस भाषा का सब कुछ उसके ऊपर ही निर्भर करता है। प्रयोग करने वाला या प्रयोक्ता अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग करता है।
मतलब यदि उसकी मानसिक स्थिति ज़्यादा अच्छी है तो ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ करेगा वो। मतलब ये डिपेंड करता है वक्ता के ऊपर कि उसकी मेंटल कंडीशन उसकी कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके अनुसार ही वो भाषा का यूज़ कर सकता है। नंबर सेकंड इज श्रोता, मतलब कि सुनने वाला, लिसनर। वक्ता अपनी भाषा में श्रोता की विभिन्न स्थितियों के आधार पर भाषा प्रयोग करता है। अर्थात श्रोता की उम्र, जाति, धर्म आदि के आधार पर भाषा का प्रयोग करता है। मतलब कि जो वक्ता बोलने वाला है वो श्रोता के अकॉर्डिंग ही अपनी भाषा यूज़ करता है कि सुनने वाले की उम्र क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो भाषा को यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? वक्ता, इट मीन्स बोलने वाला। नंबर थर्ड है कथन, कि बोला क्या जा रहा है इसके बारे में। जो ये कथन है यह है भाषा के व्यवहार पक्ष में तीसरी महत्वपूर्ण बातचीत का विषय है। मतलब कि ये थर्ड है इम्पोर्टेंट भाषा के व्यवहार पक्ष में, कथन। विषय के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारा टॉपिक क्या है उसी के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। विषय जैसे जैसे बदलता है बात भी बदलती है। मतलब यदि टॉपिक चेंज कर देते हैं हम, विषय चेंज हो गया तो मतलब हमारी बातें बदल जाएंगी, हमारी भाषा भी बदल जाएगी और हमारी भाषा का यूज़ करने का तरीका भी हमारा बदल जाएगा। नंबर फोर्थ इज उद्देश्य। भाषा के व्यवहार में चौथी महत्वपूर्ण बात कहने का उद्देश्य है। अर्थात वक्ता श्रोता की मध्य वार्ता का उद्देश्य गपशप करना है अथवा समय बिताना या गंभीर चर्चा करना। मतलब कि उद्देश्य क्या है वक्ता श्रोता के बीच वार्ता का या बातचीत का या संवाद का, उनका रीज़न क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ वो गपशप कर रहे हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए, या किसी भी सीरियस टॉपिक पे वो चर्चा कर रही हैं। डिपेंड करता है उद्देश्य के अनुसार ही भाषा की शब्दावली और हाव भाव भी होते हैं। मतलब कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी शब्दावली होगी और हम अपने हाव भाव को यूज़ करेंगे हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ही। आगे देखते हैं हम स्थिति। मतलब कि स्थिति क्या होती है, मतलब जो वक्ता और श्रोता बोल रहा है उन दोनों की स्थिति क्या है। अब हम यहाँ पे ये वाला देखेंगे और ये वाला यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाषा के व्यवहार के संदर्भ में पांचवी महत्वपूर्ण बात कहने सुनने वाले की स्थिति है। मतलब कि जो वक्ता और श्रोता है उसकी स्थिति क्या है। अर्थात वक्ता और श्रोता की स्थिति पर भी संभाषण के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग निर्भर करता है। मतलब कि ये नहीं है कि जैसे वो कहीं डिस्टर्बेंस वाले एरिया में बैठे हुए हैं तो मतलब वो स्थिति उनकी एक्यूरेट नहीं हुई ना संवाद के अकॉर्डिंग। मतलब एक स्थिति भी बहुत डिपेंड करती है कि उनकी कंडीशन का वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। वक्ता और श्रोता की स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों पर होता है। मतलब कुछ कंडीशन बता रखी हैं कि स्थिति कैसे होनी चाहिए, स्थिति कैसे होती है। नंबर फर्स्ट इज सामाजिक स्थिति, नंबर सेकंड इज सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थिति, नंबर थर्ड इज मानसिक स्थिति। मतलब ये तीन कंडीशन है। इन मतलब यही डिपेंड करती हैं कि वक्ता और श्रोता की स्थिति क्या होगी या कैसे होनी चाहिए। देखते हैं नंबर सिक्स, समय मतलब टाइम। भाषा व्यवहार के संदर्भ में छठी महत्वपूर्ण बात कहने सुनने वाले के पास उपलब्ध समय है। मतलब कि यदि हम सोचते हैं कि कहने वाले के पास तो बहुत सारा टाइम है, जैसे वक्ता के पास तो बहुत सारा टाइम है बोलने के लिए, यदि श्रोता के पास ही टाइम ना हो सुनने के लिए तो मतलब कि संवाद तो इनकम्प्लीट रह जाएगा ना यहाँ पे। मतलब कि दोनों के पास ही जो उपलब्ध समय है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वक्ता अपने समय के अनुसार ही वह बात को रखता है और इस संदर्भ में श्रोता के समय का भी ध्यान रखना होता है। मतलब कि ये नहीं कि जैसे कि मतलब श्रोता के पास टाइम कम है बट वह वक्ता के पास ज़्यादा है। मतलब जो वक्ता है उसको श्रोता के टाइम का भी ध्यान रखते हुए उसे अपनी बात को टाइम पीरियड के मतलब अंदर ही उसको फिनिश करना चाहिए। जैसे समय कम होने पर संक्षेप में मुद्दों की बात करना और समय अधिक होने पर विस्तार से विषय के साथ अन्य विषयों पर भी बात करना। जैसे हमने बताया अभी, यदि हमारे पास समय कम है तो हम इन शॉर्ट में बात करेंगे अपने टॉपिक्स की, और यदि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, हम उसको डीपली लेके जाएंगे। एट लास्ट हम देखते हैं कि जो भाषा है सूचना के आदान प्रदान का एक कैसा माध्यम है, सशक्त माध्यम है। कौन है? भाषा एक माध्यम है हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का, आदान प्रदान करने का। भाषा के माध्यम से ही हम प्रतिदिन और हर क्षण अपने अनुभवों, संवेदनाओं, विश्वासों, मूल्यों आदि के बारे में एक दूसरे से सूचित करते हैं। मतलब कि एक भाषा ही ऐसा माध्यम है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, हर
पल हम इसको यूज़ करते हैं, हर क्षण यूज़ करते हैं, और इसके द्वारा ही हम अपने अनुभवों, अपनी संवेदनाओं को एक दूसरे के साथ हम बांटते हैं। तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था जिसको हमने देखा। थैंक यू एवरीवन।